नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें, और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी टीएफएल द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस सब्सिडी का मूल्य 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। टीएफएल 4 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कोयला गैसीकरण कोयले को संश्लेषित गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ये सिनगैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। सिनगैस के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कि विद्युत उत्पादन और रासायनिक उत्पादन, जैसे कि उर्वरक निर्माण आदि। आइए अब जानते हैं इस योजना के लाभ क्या होंगे। यूरिया के आयात में प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन की कमी होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यूरिया के उत्पादन के लिए आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता में कमी होगी। किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा। देश के पूर्वी भाग में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की बचत होगी। यूरिया सब्सिडी यूरिया किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। फार्म गेट पर उर्वरकों को वितरण करने की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक या आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के 3 प्रमुख निकायों के लिए चयन किया गया है। आइए अब इन 3 निकायों को जानते हैं। पहला निकाय है अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग। ये अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माता निकाय है। सीसीपीसीजे के सदस्य देशों का इकोसोक द्वारा चयन किया जाता है। दूसरा निकाय है यूएन विमेन का कार्यकारी बोर्ड। ये बोर्ड लैंगिक मुद्दों से संबंधित है। इसमें 41 सदस्य हैं। तीसरा निकाय है विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड। ये WFP का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें खाद्य और कृषि संगठन के 36 देशों से सदस्य होते हैं। ये बोर्ड WFP की गतिविधियों को अंतर सरकारी समर्थन, नीतिगत निर्देश और पर्यवेक्षण प्रदान करता है। इन तीनों संगठनों में भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से आरंभ होगा। पिछले वर्ष भी भारत को 3 इकोसोक निकायों के लिए चुना गया था, जिनमें शामिल थे महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, कार्यक्रम और समन्वय के लिए समिति, जनसंख्या एवं विकास आयोग। इकोसोक सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, इन तीनों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र का प्रमुख अंग है। इकोसोक की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में की गई थी। अगली खबर वैश्विक ऊर्जा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2021 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट वर्ष 2021 में ऊर्जा की मांग की दिशा और हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का आकलन करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा मांग में वर्ष 2021 में 4.6% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2020 में हुए 4% के संकुचन को प्रतिसंतुलित करती है। वर्ष 2021 में कोयले की मांग में 4.5% की वृद्धि होगी, जिसमें 80% से अधिक समृद्धि एशिया में केंद्रित होगी। चीन अकेले वैश्विक वृद्धि के 50% से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी होगा। ये अपेक्षित वृद्धि वर्ष 2020 में हुई 80% गिरावट को विक्रमित कर देगी। वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन अपनी दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2021 में वैश्विक विद्युत आपूर्ति में आधी से अधिक की वृद्धि करेगी। इसमें सोलर PV और पवन ऊर्जा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में 2/3 का योगदान अपेक्षित है। चीन का नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में वैश्विक वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा होने की संभावना है। इसके बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत का स्थान है। ईंधन के रूप में परिवहन तेल की सुस्त मांग उत्सर्जन में प्रतिक्षेप को कम कर रही है।
संकट पूर्व तेल की मांग के स्तर पर पूर्ण वापसी CO2 उत्सर्जन को 1.5% तक बढ़ा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का गठन तेल की आपूर्ति में बड़ी बाधाओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया में सहायता करने के लिए वर्ष 1974 में किया गया था। ये ऊर्जा पर वैश्विक वार्ता का एक प्रमुख केंद्र है। ये देशों की सभी के लिए सुरक्षित और सतत ऊर्जा प्रदान करने में मदद करने के लिए आधिकारिक विश्लेषण और नीतिगत अनुशंसाएं उपलब्ध कराता है। भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य बना था। अगली खबर न्यायपालिका और विधायिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करने के लिए सरकार के लिए समय सीमा निर्धारित की है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को अनुमोदित करने के लिए केंद्र सरकार के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। यदि सरकार द्वारा अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए कोलेजियम को दोबारा भेजा जाता है तो इस स्थिति में नियुक्ति 3 से 4 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि उच्च न्यायालय में लगभग 40% रिक्तियां हैं, जिनमें से कई बड़े उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत संख्या के 50% से भी कम के साथ कार्य कर रहे हैं। दरअसल कोलेजियम सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक समिति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीश सदस्य होते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। दरअसल कोलेजियम प्रणाली वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1998 तक आए 3 न्यायाधीश मामलों के निर्णयों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अस्तित्व में आई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224A का प्रयोग किया है, जहां विशेष रूप से अत्यधिक मामले लंबित हैं। संविधान का अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एक ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है जो पहले न्यायाधीश रह चुका है। इसे अतीत में केवल 3 बार लागू किया गया था और कई वर्षों से इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। विश्व आर्थिक मंच ने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में समाविष्ट ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। ये भविष्य की सुरक्षित, संधारणीय, वहनीय और समावेशी ऊर्जा प्रणाली के संबंध में ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी तत्परता का भी मापन करता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं कि पिछले 10 वर्षों में वैश्विक औसत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI स्कोर में 8 अंक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में केवल 10% देश लगातार लाभ अर्जित करने में सक्षम रहे हैं। इससे जलवायु लक्ष्यों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता परिलक्षित हुई है। भारत और चीन सामूहिक रूप से वैश्विक ऊर्जा मांग के 1/3 हिस्से के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने पिछले 1 दशक में व्यापक सुधार किए हैं, जबकि इनके ऊर्जा मिश्रण में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक निवेश वर्ष 2010 के $250 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2020 में $500 बिलियन हो गया था। वर्ष 2019 में विद्युत से वंचित लोगों की संख्या रिकॉर्ड 770 मिलियन तक घट गई है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे इक्विटी, रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि मुद्दों को संबोधित करने के लिए केवल ट्रांजिशन की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को स्थापित करना चाहिए। विद्युतीकरण के अलावा पूर्णतः ऊर्जा प्रणालियों को विकार्बनीकृत करना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 ये वार्षिक सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया जाता है। इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। पिछले वर्ष की तरह भारत 142वें स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत को ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ निम्न स्तरीय वर्गीकरण में सूचीबद्ध किया गया है। बोआओ फोरम फॉर एशिया। हाल ही में चीन के वार्षिक रूप से आयोजित बोआओ फोरम का आयोजन चीन के एक तटीय रिसोर्ट बोआओ में संपन्न हुआ।
बीएफए को विश्व आर्थिक मंच के एक एशियाई संस्करण के रूप में जाना जाता है। बीएफए का उद्देश्य सरकारों, उद्यमों, विशेषज्ञों और विद्वानों को संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण एवं अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय संवाद मंच प्रदान करना है। कोविड-19 से संघर्षरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बीमा योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को वर्ष 2020 में कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। ये उन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है, जो कोविड-19 रोगियों के प्रत्यक्ष संपर्क में हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसमें कोविड-19 से निपटते समय जानमाल की आकस्मिक क्षति भी शामिल होती है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन (CAC) भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत स्थापित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स के 5वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। मसाला बोर्ड भारत इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। आइए अब जानते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। ये वर्ष 1963 में स्थापित CAC संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस या खाद्य संहिता उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में उचित पद्धति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों और प्रथाओं का एक संग्रह है। यूरोपीय जलवायु कानून। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने यूरोपीय जलवायु कानून पर एक समझौता किया है, जो वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थता पर पहुंचने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा। वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने के लिए पक्षकार एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस कानून के माध्यम से जलवायु लक्ष्य यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के लिए एक कानूनी दायित्व बन जाएगा। ब्लू नेचर अलायंस, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, मिंद्रू फाउंडेशन और रोब और मेलानी वाल्टन फाउंडेशन के नेतृत्व में एक सहयोग है। इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में विश्व के महासागरों के 5% भाग का संरक्षण करना, देशज लोगों और स्थानीय समुदायों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों तथा अन्य सहयोगियों के साथ कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए महासागर की सुरक्षा का विस्तार और संवर्धन करना। ये गठबंधन अंटार्कटिका के आसपास 7 महासागर स्थलों, जिसमें फिजी, कनाडा, सेशेल्स, पलाऊ, पश्चिमी हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एक द्वीप ट्रिस्टन द कुन्हा को लक्षित करके आरंभ किया गया है। रिस्पॉन्ड अनुसंधान प्रायोजित कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि वो 1 से 3 वर्षों की परिवर्तित अवधि के साथ अपने रिस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत IIT दिल्ली द्वारा प्रस्तुत 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा। इसरो ने 1970 के दशक में रिस्पॉन्ड कार्यक्रम आरंभ किया था। इसका उद्देश्य शिक्षाविदों को कई अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके तहत विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में परियोजनाएं आरंभ की जाती हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा देश के रूप में चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। एन नरसिम्हम, बैंकिंग सुधारों के जनक। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मेदावोलू नरसिम्हम का निधन हो गया है। वो रिजर्व बैंक कैडर से नियुक्त होने वाले प्रथम और एकमात्र गवर्नर थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में और बाद में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने वर्ष 1991 और वर्ष 1998 में 2 समितियों का नेतृत्व किया था, जिनका देश के बैंकिंग सुधारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हुआ था और इस क्षेत्र के लिए एजेंडा निर्धारित किया गया था।
उनकी अनुशंसाओं में भारत में त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना, निजी क्षेत्र का बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश और बैंकों के स्वामित्व और प्रबंधन को अलग करना शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ जंग में 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक वाले सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।